गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन बात कर रहे थे मानव भूगोल के विकास की, जिसमें अपन ने बात की थी प्राचीन काल के अंतर्गत मानव भूगोल के विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये अपन बात करेंगे इसमें मध्यकाल के अंतर्गत मानव भूगोल के विकास के संबंधित। इस काल में उपनिवेशीकरण व्यापारिक लोगों के द्वारा नए क्षेत्रों की खोज की गई। जैसे कि अपन भी अपना मूल क्षेत्र छोड़ करके नए क्षेत्र की तरफ जाते हैं, कोई नए नगर या कोई दूसरी जगह जाते हैं, तो अपन को भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति देख करके, वहाँ के पेड़ पौधों को देख करके नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत कुछ व्यापारिक लोग एक क्षेत्र से छोड़ करके दूसरे क्षेत्र की तरफ जाकर के व्यापार करते थे, तो उनके अंतर्गत उन क्षेत्रों की खोज और अन्वेषणों की बढ़ावा देकर के भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया गया। ये काल प्रादेशिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मध्य तुलनात्मक अध्ययन इस मध्यकाल के अंतर्गत किया गया था। इस काल का मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई या पृथ्वी के भाग है। प्रदेशों की ये समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। इसी आधार पर इसमें अध्ययन किए गए थे। तो कहने मतलब अगर अपन बात करें संपूर्ण पृथ्वी पे, और संपूर्ण पृथ्वी पे जो भी प्रदेश थे, लेकिन पहले जहां पर मानव रहता था उनसे संबंधित थे, उस क्षेत्र की जानकारी उसे थी। लेकिन जैसे ही ये मानव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ गया और अंत में धीरे धीरे इस पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इन्होंने जानकारी प्राप्त की, और अंत में मानव को ये समझ में आया कि ये सभी जो प्रदेश है वो पृथ्वी पर स्थित है। वहीं अगर अपन बात करें कि सबसे पहले इससे विस्तृत के अंतर्गत यूरोपीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही तकनीक का विकास माना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तो यहाँ के लोगों के अंदर तकनीकी के विकास के कारण से ही ये लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इन क्षेत्रों की तरफ भी गए, और अफ्रीका क्षेत्र के अंतर्गत भी, और इस अफ्रीका के चारों चक्कर लगा करके भारत के क्षेत्र के अंतर्गत भी पहुंचे। विशेष ये क्षेत्र के लोग भारत के अंदर लगभग 1600 ईस्वी के अंतर्गत पहुंचे थे, और बाद में उस समय तक इन लोगों ने यहाँ से व्यापार किया और फिर इसे उपनिवेशीकरण के रूप में इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर के यहाँ पर उपलब्ध जो भी संपत्ति संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इन लोगों के द्वारा किया गया। तो कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र को छोड़ करके जब दूसरे क्षेत्र में गए तो इन लोगों को नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई। वैसे अगर अपन बात करें यूनानी विद्वानों की, तो विशेष इस यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का विशेष योगदान इस मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत रहा है, क्योंकि यहीं के लोग सबसे पहले इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों की तरफ गए, नवीनतम क्षेत्रों की खोज की। इसी कारण से मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के लोगों का रहा है। अगली अपन बात करेंगे आधुनिक काल की। तीसरा कालखंड आधुनिक काल, जो वर्तमान की स्थिति है। इस काल की शुरुआत का से जर्मन भूगोलवेत्ताओं को जाता है। मैंने पहले भी बात की कि विशेष पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ही इस मानव भूगोल के विकास का अपना योगदान दिया है।
जाता है, जिसमें हम्बोल्ट, रिटर, ट्रोवेल, रिस्टोफन, वे रेडजेल है। तो अगर अपन बात करें आधुनिक काल के प्रारंभिक के जो से विशेष जर्मन भूगोलवेताओं को कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम्बोल्ट, रिटर, ट्रोवेल, रिस्टोफन और रेडजेल को ये से ज्यादा है। और इसमें विशेष रेडजेल का योगदान रहा है, जो अपने पहले भी बात की है कि इसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसके द्वारा लिखित एंथ्रोपोज्योग्राफी के अंतर्गत इन्होंने विशेष मानव भूगोल को इस भूगोल से अलग करने का प्रयास भी इस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसी कारण से फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद करेंगे अपन जर्मनी की, के बाद कुछ फ्रांस के में भी मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। अगर हम बात करें मानव भूगोल के विकास की प्रारंभिक स्थिति कौन सा क्षेत्र बना है? जर्मन। उसके बाद में फ्रांस, ये दोनों ही क्षेत्र पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अगली अपन बात करेंगे अमेरिका में एलन सैंपल हंटिंगटन, कार्ल सावर, गिरफिट टेलर आदि ने योगदान दिया मानव विकास में। तो मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत ये विशेष अमेरिका के रहने वाले हैं एलन सैंपल, जो रेडजेल की शिष्या मानी जाती है, और हंटिंगटन, कार्ल सावर, गिरफिट टेलर, ये सारे ही लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें जर्मनी के रहने वाले हम्बोल्ट, रिटर, ट्रोवेल और स्टोफन रेडजेल, ये जर्मन के रहने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रिटेन की कुछ भूगोलवेताओं की। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर ने मानव भूगोल में विशेष योगदान दिया। तो इन भूगोलवेताओं के द्वारा आधुनिक काल के अंतर्गत मानव भूगोल के विकास को आगे बढ़ाने के अंतर्गत अपना अहम योगदान दिया था। और उसमें विशेष रेडजेल के द्वारा, एलन सैंपल के द्वारा और गिरफिट टेलर का भी इसमें
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन विद्वानों को आप इसी क्रम से ही याद करने का प्रयास करिए। अभी अपन बात करेंगे 21वीं सदी के आरंभ में नव नियतिवाद के अनुसार दोनों नियतिवादी और संभववादी, ये दो विचारधाराएं रही हैं कि पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक विचारधारा नवनीतिवाद की, तो नवनीतिवाद को रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। नीतिवाद और संभववादी। नीतिवाद की अगर अपन बात करें तो नीतिवाद के अंतर्गत मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों में रहकर के ही अपना विकास कर सकता है। लेकिन संभववादी विचारधारा की अगर अपन बात करें तो संभववादी विचारधारा के अंतर्गत मानव इससे प्रकृति से कुछ हद तक स्वतंत्र होकर के अपना विकास कर सकता है। जैसे कि गर्मियों के अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती है, अपन ऐसी पंखे चला करके उसे गर्मी से राहत पा लेते हैं, तो उस स्थिति पर प्रकृति से कुछ हद तक स्वतंत्र हो गए हैं। ऐसी विचारधारा बन जाएगी संभववादी। लेकिन नीतिवाद के अंतर्गत ये कहा जाता है कि न तो पूर्ण रूप से प्रकृति का दास रह सकते हैं और न ही पूर्ण रूप से प्रकृति से छुटकारा पा सकते हैं। दोनों के सामंजस्य के रूप में ही मानव का विकास होगा। इसीलिए यह विचारधारा रुको और जाओ के नाम से भी जानी जाती है। जो गिरफ्ट टेलर ने विचारधारा दी थी रुको और जाओ। तो जैसे ही अगर अपन बात करें, प्रकृति अपन को जब संकेत देती है कि अब नुकसान की स्थिति बन रही है, उस स्थिति में रुक जाना चाहिए। और जब प्रकृति अपन को अवसर प्रदान करती है आगे बढ़ने का, उस समय अपन उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। जैसे कि अपन रोड से गुजरते हैं, चौराहे पे जो लाल बत्ती लगी हुई रहती है, जैसे ही रेड बत्ती होती है तुरंत अपन रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर खतरे की स्थिति बन गई है। उस समय अगर अपन उसे क्रॉसिंग को पार करते हैं तो वहां पर खतरा बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही वहां पर जो रेड लाइट है वो हरी लाइट में जैसे बदलती है, उस समय अपन को अवसर प्राप्त हो रहा है आगे बढ़ने का। यही नियम प्रकृति का है, जो गिरफ्ट टेलर ने कहा रुको और जाओ। कहने का मतलब कि जब प्रकृति अपन को कुछ ऐसा संकेत देती है कि अब तेरा विकास थोड़ा सा अवरुद्ध होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, इतने संसाधनों का भी उपभोग ना करें, विवेक के अनुसार अपने संसाधनों का उपभोग करें, उस स्थिति में प्रकृति अपन को अवसर देती है आगे बढ़ने का। तो कहना मतलब है कि प्रकृति से पूर्ण रूप से अपन स्वतंत्र भी नहीं हो सकते हैं और पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण के अंतर्गत भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस विचारधारा को प्रतिपादित करने वाला जो विद्वान था वो था गिरफ्ट टेलर।
तो इसे नवनीतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। नवनीतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। तो यहाँ पर ने बात की थी मानव भूगोल के विकास कालक्रम के आधार पर 3 खंडों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक। अभी अपन बात करेंगे 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन तो मुख्य रूप से यहाँ पर मानव भूगोल का विभाजन 2 रूप में किया गया है, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। जहाँ जिस प्रकार के मानव को धरातल की आकृति के अनुसार, दशाओं के अनुसार स्थिति प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार मानव ने अपने सांस्कृतिक भूदस्यों का निर्माण किया है। लेकिन जहाँ जिस प्रकार की भौगोलिक आकृति पाई जाती है, उसी के अनुरूप मानव ने कुछ आर्थिक क्रियाओं को भी संपादित किया है। जैसे कि जहाँ जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जहाँ जिस प्रकार की वर्षा हो रही है, जलवायु जिस प्रकार की पाई जाती है, उसी के अनुरूप उन्होंने अपना कृषि कार्य आरंभ किया है। उसी के साथ में जहाँ जिस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसी के अनुरूप ही वहां पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो कहने वाला यहाँ पर मानव भूगोल को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा निर्मित भूदस्यों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा कुछ इस धरातल का सहयोग लेकर के वहां पर जो आर्थिक क्रियाएं जो संपादित की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, ये क्रियाएं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगली अपन बात करेंगे विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उप शाखाओं का उद्भव हुआ। जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और उसके बाद में कुछ मानव भूगोल की विचारधाराओं की अगर अपन बात करें, मानव भूगोल की विचारधाराएं, तो मानव भूगोल की मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं सामने आ रही है।
जो अपन ने कुछ हद तक पहले बात की थी। नंबर 1 है नियतिवाद, निश्चयवाद भी कह सकते हैं इसे। दूसरी है नव निश्चयवाद या नीतिवाद। और तीसरी है संभववाद। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें नियतिवाद विचारधारा से संबंधित। मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद